ओके, लेट्स स्टार्ट। अब जितने बच्चों ने आना था आ गए। तो हम ऑलमोस्ट अल्काइन खत्म कर चुके थे लास्ट टाइम, आपको याद है। हमने सबसे पहले किए इसके एडिशन रिएक्शंस, फिर उसके बाद हमने किए इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक ही था हमारा KMnO4 की मदद से, और फिर इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हमने इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कर लिए हैं। तो अब आखिरी एक ये वो रिएक्शन है जो जस्ट फॉर्मेलिटी, क्योंकि आपने इसे अल्कीन में भी पढ़ा, अल्काइन में भी, अल्कीन में भी पढ़ा, और मैंने उस वक्त ही कहा था दिस इज फॉर एवरी हाइड्रोकार्बन। एक ही रिएक्शन था, आपको याद आएगा। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो, हम हवा में जलाते हैं, दिस कॉल्ड कंबस्टन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, और साथ में हीट इवॉल्व होती है। इस रिएक्शन की खास बात ये होती है कि आप इसकी बैलेंसिंग करते हैं। हर दफ़ा अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्मूले हैं, तो बैलेंसिंग चेंज होती है, दैट्स इट। तो हमने ये काम अल्केन में भी किया है, अल्कीन में भी किया है, और सिर्फ याद दहानी के लिए अब इसे अल्काइन में भी कर देते हैं। तो ये बात तय है कि चाहे अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। तो इस हिसाब से अब मेरा पहला अल्काइन है इथाइन, चाहे मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊं इस तरह, या C2H2 करके इसका फॉर्मूला लिख दूं, दोनों तरह से इक्वेशन लिखी जा सकती है। अभी स्ट्रक्चर से लिख लेते हैं। तो अगर मैं इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाता हूं, तो ये बात जैसे कि हम कह चुके, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है विद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो बैलेंसिंग करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी कि आप पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को। अगर ऑक्सीजन की तादाद ऑड नंबर में आ रही हो, तो फिर पूरी इक्वेशन ट्वाइस होती है। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 कार्बन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 लगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो वो ऑलरेडी प्रोडक्ट में वाटर में 2 हाइड्रोजन है ही। अब ऑक्सीजन अगर हम गिनते हैं, तो 2 CO2 में 4 ऑक्सीजन है और वाटर में 1 है, टोटल हो गए 5। 5 इज अ ऑड नंबर, इसलिए अब पूरी इक्वेशन को ट्वाइस कीजिए। जब आप इथाइन को 2 करेंगे, तो कार्बन 4 हो जाएंगे, तो फिर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 4 होगा, वाटर के साथ 2 लगेगा, और अब ये टोटल 10 ऑक्सीजन हो गए। तो O2 के साथ आप 5 लगाएंगे तो 10 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ इट बैलेंस। ये पहले भी अल्कीन अल्कीन में भी कर चुके हैं कि आधे हाइड्रोकार्बन्स की बैलेंसिंग में हमें ट्वाइस करना पड़ता है, आधे में नहीं करना पड़ता। तो अब इथाइन में हमने ट्वाइस किया है। तो अब अगर मैं प्रोपाइन की इक्वेशन लिखूं, 3 कार्बन वाला अल्काइन, फॉर्मूला लिखेंगे तो C3H4 होगा, देख लीजिए नजर आ रहा है। और इक्वेशन बनाइए, तो ये इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो वो तो वही रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिर्फ बैलेंसिंग चैलेंजिंग है हमारे लिए। 3 कार्बन है रिएक्टेंट में, तो ये 3 यहाँ लिख दिया गया। 4 हाइड्रोजन है, यहाँ आपने ट्वाइस कर दिया। तो अब 3 2 6 और 2 8, तो इसका मतलब है यहाँ आराम से 4 आ जाएगा। ये इसमें ट्वाइस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसी तरह अब आप ब्यूटाइन लिखें, पेंटाइन, और खुद से बैलेंस करके देख लीजिए। इक्वेशंस यही हैं, हर दफा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। चूंकि हर दफा नया फॉर्मूला होगा, बैलेंसिंग के नंबर चेंज हो जाएंगे। और मैंने जैसे कि आपसे कहा है, अगर ऑक्सीजन का नंबर ऑड में आ रहा होगा, तो आप इक्वेशन को ट्वाइस करेंगे, जैसे मैंने इथाइन में किया। नहीं तो आपको वैसी बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। तो ये कंबस्शन की एक आखिरी छोटी सी चीज रहती थी जो हमने की है। अब इसी तरह MCQs के लिए, जैसे हमने अल्केन और अल्कीन में किया था, अल्काइन का पहला मेंबर इथाइन है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस देखते हैं। इथाइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज,
It is colorless gas with sweet smell. It is sparingly soluble in water. It is less denser than air. It explodes on compression to a liquid because of अनस्टेबल नेचर। हमने आपसे कहा था जिन कंपाउंड्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है वो स्टेबल होते हैं। पाई बॉन्ड मेक्स कंपाउंड्स अनस्टेबल। अल्कीन में एक पाई बॉन्ड था डबल बॉन्ड की सूरत में, तो वो थोड़ा अनस्टेबल था। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है जिसमें दो पाई बॉन्ड होते हैं, तो ये एक्सट्रीमली अनस्टेबल होते हैं। तो अगर हम इस गैस को, इथाइन गैस को ठंडा करें कंप्रेस करके, कूलिंग के जरिए करें चलेगा, लेकिन अगर कंप्रेस करके करें तो अनस्टेबल होने की वजह से ये एक्सप्लोड हो जाती है। बाकी तो सीधी सीधी सी बातें हमने लिखी हैं। और इसी तरह अब इसके यूजेस भी अगर हम देख लें तो दे आर ओनली फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू में कोई एक आधी ऐसी बात आ जाए, इसलिए हमें इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है। तो इथाइन के यूजेस में सबसे पहली बात यह है कि इथाइन का कॉमन नेम है एसिटाइलिन, ये इसका कॉमन नेम है। तो इथाइन तो इसका आईयूपीएसी नेम है, एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम है, तो वो भी हमें पता हो। तो इट इज यूज्ड फॉर द preparation of oxyacetylene flame which has a temperature of 3000 degrees centigrade. And is used for welding purpose. अगर हमें से किसी को याद आए तो एक दफा हमने हाइड्रोजन के चैप्टर में पढ़ा था एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च के बारे में, जो वेल्डिंग के लिए जिसका फ्लेम इस्तेमाल होता है। उस वक्त मैंने इसका तस्करा किया था कि ऑर्डिनरी वेल्डिंग गन जो होती है उसे हम उसमें जो फ्लेम हम बनाते हैं वो एसिटाइलिन और ऑक्सीजन की मदद से बनाते हैं, और उसका नाम है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। ये वही है। तो एसिटाइलिन गैस इस वेल्डिंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। जो टेम्परेचर इससे प्रोड्यूस होता है वो तकरीबन 3 से 4000 के दरमियान होता है। तो बुक वालों ने चूंकि 3000 मिनिमम वाले को कोट किया तो इसलिए मैंने भी वही कोट कर दिया। इसके अलावा हम इसे किस काम में इस्तेमाल करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, जिसको कॉमन नेमिंग में एसिटल्डिहाइड कहते हैं,
इथेनॉइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, एंड इथेनॉल। तो ये सारी प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे। इसमें से एक पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो, इथाइन को पानी में ऐड किया था जब, जो रिएक्शन नंबर 6 था, इसके लिए मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे इथेनॉल बना था। तो इथेनॉल तो हम बना चुके हैं। अलबत्ता इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल इससे कैसे बनता है, ये चैप्टर 9 में हम पढ़ भी लेंगे। अभी तो फिलहाल हमने इसे एज ए यूज बताया है, लेकिन वहां पढ़ भी लेंगे। और फिर तीसरे नंबर पर है, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी, इसको हम कहते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड। तो ये आपने ये बनाया भी था। हमने जो इक्वेशन लिखी थी पॉलीमर्स और पॉलीमराइजेशन के टॉपिक में, वो था क्लोरोईथीन की मदद से हम पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीक्लोरोईथीन बनाते हैं। तो वो जो क्लोरोईथीन है जिसका ये, या विनाइल क्लोराइड है जिसका ये पॉलीमर है, वो इथाइन में HCl ऐड करके बनता है। तो इथाइन की मदद से हम ये पॉलीमर भी बनाते हैं। तो बहरहाल ये यूजेस थे, और पर्पस इज ओनली वन, दैट इज कि ये MCQs में कहीं आ सकते हैं। एक अहम चीज जो हमने यहाँ पर की है वो क्या है, ये 2-3 केमिकल्स के नाम आए तस्करे में, तो हमने ब्रैकेट में उनके कॉमन नेम भी लिख दिए। ठीक है ना, ये सब जगहों पर आ रहा है। तो आपको ये याद दिलानी थी बात। जब हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर किया था, तो हमने आपसे कहा था कि 3 तरह के नाम हमारे ऑर्गेनिक में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अहमियत IUPAC नेमिंग की है और सबसे ज़्यादा उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन IUPAC नेमिंग से पहले एक सिस्टम आया था जिसका नाम था कॉमन नेमिंग, और उससे पहले जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम थे, वो सारे के सारे ट्राइवियल नेम्स थे, यानी बगैर किसी लॉजिक के थे। तो वो कुछ नाम ट्राइवल ऐसे हैं जो अभी भी यूज होते हैं। इसी तरह कॉमन नेमिंग के भी कुछ नाम हम अभी भी यूज करते हैं। तो एक केमिस्ट्री पढ़ने वाले को इन नामों की भी नो हाउ होनी चाहिए, कम से कम मशहूर वालों की, और हमारे लिए कम से कम उनकी जो किताब में है। तो हमने IUPAC को तो पूरा सिस्टमैटिक अंदाज से किया, क्योंकि वो तो समझने का काम था। ट्राइवल और कॉमन नेमिंग ज्यादातर याद करने वाले हैं। तो उनका हमने आपसे कहा था कि जैसे जैसे हम थ्योरी पढ़ेंगे, चूंकि ये नाम कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो जहां जहां ये आते जाएंगे वहां वहां हम इन्हें थोड़े थोड़े करके आपको बताते रहेंगे, ताकि आपकी वोकैबुलरी पे भी ज्यादा बोझ ना पड़े। तो अब ये नाम आने शुरू हो गए हैं, इसलिए हमारा दिल है कि हम बार बार इन्हें कोट करें, ताकि ये नाम, चूंकि ये याद रखने हैं ना, तो ये जहन में आए। अच्छा, कॉमन नेमिंग याद करने के अलावा थोड़ी थोड़ी ट्रिकी भी है, तो उसका भी फायदा उठाएंगे। तो अब वो फायदा उठाने का टाइम आ गया है। अल्केन और अल्कीन में हमारी किताब में किसी किस्म के कॉमन नेमिंग का तस्करा नहीं किया था, इसलिए हमने भी नहीं किया। तस्करा तो अल्काइन में भी नहीं है बुक के अंदर अगर आप खोलें, लेकिन अल्काइन का एक बड़ा अच्छा, अल्केन और अल्कीन के मुकाबले में जरा सिस्टमैटिक कॉमन नेमिंग था। और उस कॉमन नेमिंग से हमारी किताब के असाइनमेंट में एक छोटा सा सवाल है, और वो इम्तिहान में भी आया हुआ है, जिसकी वजह से ये जरूरी है कि अल्केन अल्कीन तो नहीं किया हमने, लेकिन अल्काइन की कॉमन नेमिंग आपके सामने की जाए। छोटी सी है, बड़ी आसान सी है, तो उससे आपको ये रफ सा छोटा सा अंदाजा हो जाएगा कि अल्काइंस, सिंपल अल्काइंस को कॉमन नेमिंग में कैसे नाम देते थे। सिंपल अल्काइन मीन्स जिसमें सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड हो। वजह उसकी ये है कि एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का कॉमन नेमिंग वाले नाम नहीं दे सके, जब तो वो सिस्टम फ्लॉप हुआ है और हमने IUPAC शुरू किया है। तो कॉमन नेमिंग का सिस्टम सिंपल मॉलिक्यूल्स तक तो चला है, कॉम्प्लिकेटेड में वो नहीं चल पाया था, इसीलिए हमने उसको रिजेक्ट करके एक सिस्टम ऐसे किया था। तो अब जितना है, जो थोड़े बहुत नाम है, वो हम आपसे अब शेयर कर रहे हैं, और यही काम अब यहाँ से जो शुरू हुआ है, तो ये आगे तक जाएगा। यानी अब इसके बाद जितने भी हम होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे, हर एक में हम उनकी थोड़ी थोड़ी सी कॉमन नेमिंग डिस्कस करेंगे, यानी इतनी थोड़ी सी जितनी हमारी सिलेबस में है। तो
कॉमन नेमिंग, ये हमारी आखिरी चीज हो गई अब अल्काइंस की, कॉमन नेमिंग ऑफ अल्काइंस। तो अल्काइंस के कॉमन नेम डिपेंड करते हैं इस बात पर कि उन्होंने ये कहा कि तमाम सिंपल अल्काइंस यानी जिनमें एक ट्रिपल बॉन्ड है वो इथाइन का डेरिवेटिव है, यानी सारे के सारे एक ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन इस सबसे छोटे अल्काइन यानी इथाइन की मदद से बनाए जाते हैं। यानी मैं इसके ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दूं तो ये इथाइन है। अब इन हाइड्रोजन को हटाकर मैं कोई भी कार्बन की चेन लगा दूं तो उससे नए नए अल्काइंस बनते जाएंगे। इसलिए उनका कॉमन नेमिंग में ये अप्रोच रखी गई कि सारे अल्काइन इस कंपाउंड की मदद से बनाए जा सकते हैं, और इस कंपाउंड का कॉमन नेम आपको मैंने ऊपर लिखा दिया, वो है एसिटाइलिन। इथाइन तो इसका आईयूपीएसी नेम है ना, तो अब जो नाम है वो है एसिटाइलिन। इसका मतलब है तमाम अल्काइंस के कॉमन नेम एसिटाइलिन की मदद से बनाए जाएंगे। कैसे? तो दो कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, इस चीज को यानी इस कैरेक्टर को कह लीजिए हमने एसिटाइलिन का नाम दिया है। इसके दोनों जानिब हाइड्रोजन हो तो नाम में कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं, एसिटाइलिन ही कहलाएगी। लेकिन अगर यहाँ हाइड्रोजन की जगह कुछ और आ जाए तो जो कुछ भी आएगा आप उसका नाम मेंशन करेंगे। कैसे? आइए देखें। पहली एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपके सामने ये अल्काइन आ गया। अब आईयूपीएसी में आप सब इसका नाम देना जानते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हम चेक करते हैं। इसमें टोटल 5 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट साइड से गिनती गिने तो सेकंड पर पड़ रहा है, इसलिए इसका नाम होगा 2 पेंटाइन। ये इसका आईयूपीएसी नेम है जो हम ऑलरेडी जानते हैं। हम चाहते हैं अब इसका कॉमन नेम पता चले, तो जो अप्रोच हम अपनाते हैं उसके मुताबिक वो दो कार्बन जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम कहते हैं एसिटाइलिन। तो ये तो हो गया एसिटाइलिन। अब इस एसिटाइलिन के राइट साइड पर दो कार्बन वाला इथाइल है और लेफ्ट साइड पर एक कार्बन वाला मीथाइल है। तो अब पूरा नाम बन जाएगा इथाइल मीथाइल एसिटाइलिन। इसका मतलब है हमारा कहना ये है कि आप अल्काइन के वो दोनों कार्बन जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो उनको कहिए एसिटाइलिन, और फिर देखिए कि वो दोनों कार्बन किससे अटैच हैं। अगर वो हाइड्रोजन से अटैच है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर उनके आसपास कार्बन का कोई ग्रुप, अल्काइल ग्रुप ब्रांच लगी हुई है या कोई कार्बन की चेन लगी हुई है तो उस हिसाब से नाम देंगे। अच्छा, इसमें हम मिथाइल इथाइल एसिटाइलिन भी लिख सकते हैं, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले इथाइल लिखें या बाद में मिथाइल लिखें। कॉमन नेमिंग में इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन लिखूं या मिथाइल इथाइल एसिटाइलिन लिखूं, एक ही बात है। तो अब इसी तरह का एक और नाम देखते हैं। अगर दोनों जानिब एक ही जैसा ग्रुप हो, यानी अब आईयूपीएसी के लिहाज से ये 3 हेक्साइन है, ये मैं जानबूझ के आईयूपीएसी नेम भी लिख रहा हूं ताकि इसे ना भूल जाएं आप। अच्छा, अब कॉमन नेमिंग वालों की अप्रोच के हिसाब से दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये एसिटाइलिन है, इसके राइट पर भी CH2CH3 है, लेफ्ट पर भी CH2CH3 जो बनता है इथाइल। तो दोनों तरफ इथाइल है, इसलिए नाम बनेगा डाई इथाइल एसिटाइलिन। ये वो नाम है जिसका तस्करा हमारे किताब के असाइनमेंट में है। एक सवाल है हमारे असाइनमेंट में कि ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। उसमें कुछ आईयूपीएसी नेम लिखे हुए हैं कि उनका स्ट्रक्चर बनाइए, वो तो सब बना लेते हैं, और ये लिखा हुआ है डाइथाइल एसिटाइलिन, तो हम तो ये नहीं बना सकते थे जब तक कि मैंने ये बात नहीं बनाई, और ये इम्तिहान में भी आया। तो सिर्फ इस एक नाम की वजह से मैंने फैसला ये किया कि हमें पूरी एक इस ट्रिक को समझ लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि वो हर दफा यही दे दें, वो इससे मिलता जुलता कोई और भी दे सकते हैं। तो हमें पूरा तरीका ही आ जाए, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। तो अब अहम बात यह है कि इस तरीके में यानी तमाम कॉमन नेमिंग्स में आपको असल प्रैक्टिस इस बात की करनी है कि वो आपको नाम देंगे और आपने स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर से नाम बनाने के लिए जब भी आएगी ना बात, वो हमेशा आईयूपीएसी आएगी। उसके लिए कभी कॉमन नेमिंग या ट्राइबल नेमिंग नहीं, वो हमेशा आईयूपीएसी आएगी। नाम देकर स्ट्रक्चर बनाने की टास्क असल में इनके लिए है, तो इसलिए इधर प्रैक्टिस भी उसी की जाए। तो अभी तो मैंने स्ट्रक्चर से नाम बनाए, अब आपको अंदाजा हो गया कि क्या लॉजिक है। तो अब हम आते हैं, मैं आपके सामने नाम लिखता हूँ और आप स्ट्रक्चर बनाइए। अब जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर मैं आपसे सुन नहीं सकता,
कि मैं आपसे कहूँ हाथ खड़ा कर दें, इसलिए मैं नाम लिखता जाता हूँ, आप अपनी कॉपी पे स्ट्रक्चर बनाइए, फिर थोड़ा-सा पॉज़ देके मैं भी बनाता हूँ और आप क्रॉस कन्फर्म कर लें। इसमें बस तालियाँ नहीं बजाते, कोई बात नहीं, कोई काम बगैर तालियों के भी हो जाए। तो नंबर 3 आप कोशिश कर रहे हैं स्ट्रक्चर बनाने की, मिथाइल प्रोपाइल एसिटाइलीन। अब देखिए एसिटाइलीन आपने ऐसे बनाया, ठीक है? अब उन्होंने कहा मिथाइल प्रोपाइल, अब ये आपकी मर्ज़ी है लेफ्ट पे क्या बनाएँ, राइट पे क्या बनाएँ। तो प्रोपाइल 3 कार्बन होते हैं, CH2, CH2, CH3 ये प्रोपाइल हो गया और मिथाइल एक CH3 है, ये ऐसे हो गया। अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस के लिए इसका IUPAC नेम भी देके देख लीजिए, तो ये बनता है टोटल 6 कार्बन है, 2 हेक्साइन। सेम इसी तरह यहाँ ये एसिटाइलीन के लिए आप दोनों कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दें ऐसे, एक साइड पर आइसोब्यूटाइल है, एक साइड पर आइसोप्रोपाइल है। तो अब याद आना चाहिए हमें, अब कई दफा आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल ऐसे नाम आ चुके हैं। तो ये है आइसोप्रोपाइल और ये है आइसोब्यूटाइल। ठीक है, और अब इसके बाद इसका भी अगर ऐसी अपनी प्रैक्टिस के लिए IUPAC नेम देना चाहें तो गिनती यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा करीब है, टोटल 7 कार्बन हैं और ये नाम बनेगा 2,6 डाइमिथाइल 3 हेप्टाइन। अब डाई न्यू पेंटाइल एसिटाइलीन में आप दोनों कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड शो करेंगे, तो ये डाई न्यू पेंटाइल, दोनों तरफ न्यू पेंटाइल बनाना है और आपको मेरे बनाने के बाद तो और भी अच्छी तरह याद आ जाएगा, यही था। और अगर इसका भी आप IUPAC नेम देना चाहें, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से गिनती गिन सकते हैं, एक जैसी बात पड़ेगी। टू 2,2,7,7 टेट्रा मिथाइल 4 ऑक्टाइन। ये इनफ एग्जाम्पल्स है, यानी इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाने की भी जरूरत नहीं। तो ये वो तरीका होगा जिससे हम आगे भी इतनी ही 4-5 एग्जाम्पल से ही हमारा काम हर कॉमन नेमिंग हो जाएगा, क्योंकि वो बड़े सिलेक्टेड है, IUPAC की तरह इतनी तफसीली नहीं है बात। तो अब हमारी सारी बातें अल्काइंस की खत्म हुई। तो हमने आज एक छोटा सा रिएक्शन था कंबस्शन वाला, फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस देखे, और ये कॉमन नेमिंग वाला है अहम स्टफ देख लिया। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों के हमने
रिएक्शंस और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और यूजेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी सब कुछ कर लिया। एक एस्पेक्ट रह गया था, शुरू में ही आपसे कहा था कि हमें इन सब की 3 चीज़ें देखनी है मेन, प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस कह लें और प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में भी हमने जब शुरू किया था ये हिस्सा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का डिफरेंस लिख रहे थे, तो ख़ास तौर पे तज़किरा किया था हाइब्रिडाइज़ेशन का। तो उसकी मदद से हमें स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करने हैं जिसका अब मरहला आया है। अब एक अनफॉर्च्यूनेट चीज़ ये है कि नॉर्मली जब हम सेकंड ईयर में इस मौके पर ये स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस करते थे, तो हमें कोई ख़ास परेशानी इसलिए नहीं होती थी कि बच्चों ने फर्स्ट ईयर में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होता था और केमिकल बॉन्डिंग में उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन की मदद से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स समझे हुए होते थे। हमें उसमें से सिर्फ ऑर्गेनिक के 4 स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने होते थे जो पूरे-पूरे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि हमें वो रिवाइज़ करना पड़ता था। तो अगर बच्चे को नहीं भी याद है तो जब एक दफ़ा बताया तो सब याद आता अच्छा हाँ, ये तो एज़ इट इज़ वही है। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें से ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं था। इम्तिहान हुए ही नहीं थे और ये चैप्टर किसी ने अगर पहले पढ़ लिया था तो और बात है, अदरवाइज़ जैसे मैंने सबसे आखिर के लिए चैप्टर रखा हुआ था तो ये ऑनलाइन और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ज़रिए कवर हुआ था। तो ज़ाहिर-सी बात है मैं उसे इतना एप्रोप्रिएट नहीं समझता। तो अब मेरा अपना ज़ाती ख़्याल यही है कि ये टॉपिक या ये लफ्ज़ बच्चों के लिए ज़रा भी फ़ेमिलियर नहीं है। इसलिए ज़रूरत है कि चूँकि ये इम्तिहान में एक स्ट्रक्चर ज़रूर 4 मार्क्स का आता है, तो इसलिए हम इसे थोड़ी-सी नॉर्मल से ज़्यादा डिटेल से दिखा पढ़ाएँगे ताकि ये ना तासुर जाए कि ये तो फर्स्ट ईयर में अ, हमें पढ़ा ही नहीं था तो हमें तो समझ नहीं आ रहा। तो हम इस तरह पढ़ाएँ जैसे ये कभी आपने ज़िंदगी में सुना ही नहीं है। तो अब अगर किसी को याद है तो उसे एडवांटेज भी हो जाएगा, अदरवाइज़ किसी को ये नहीं होगा कि ये तो बिल्कुल नहीं पता चला। तो आसान चीज़ है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, लेकिन बस ज़ाहिर-सी बात है पहली दफ़ा सुन रहे हैं। तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन उस फिनोमेना का पूरा नाम है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग। तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग। जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है और एटम्स आपस में मिलते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये प्रोसेस ऑर्बिटल की मिक्सिंग का होता है, जिससे मॉलिक्यूल के शेप्स का पता चलता है। अब क्या है, क्यों है, कैसे होता है, क्या रूल्स हैं, ये सब हम बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ज़ीरो से शुरू करके आपसे शेयर करेंगे। तो ये होगा अब हमारा अगला टास्क। तो जो कुछ हमने आज किया है उसकी स्लाइड्स मैं अभी आपसे शेयर कर लेता हूँ और ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन से इंशाअल्लाह ताला अब हम अपनी अगली बात शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू।